हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गोलीय सममित विभव के लिए श्रोडिंगर समीकरण, श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। हम लोग यूनिट थर्ड के अंदर, ठीक है, यूनिट थर्ड जो हमारी चल रही थी, इसके अंदर हम श्रोडिंगर समीकरण के विशिष्ट हलों को पढ़ रहे थे। ठीक है, आपके इसमें दो चैप्टर्स थे। फर्स्ट चैप्टर जो था वो क्या था, बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स का था, बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इस यूनिट थर्ड जो है, इसके अंदर श्रोडिंगर समीकरण के विशिष्ट हल का पार्ट फर्स्ट जो था वो था बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स का। इसके अंदर हमने इनफाइनाइट स्क्वायर वेल को पढ़ा, फाइनाइट स्क्वायर, वो फाइनाइट जो हमारा पोटेंशियल वेल था उसको पढ़ा। ठीक है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ा था। और अब जो आपका सेकंड पार्ट इसके अंदर है, श्रोडिंगर समीकरण के जो विशिष्ट हलों का सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, इन स्फेरिकल सिमेट्रिकल पोटेंशियल के लिए है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्फेरिकल सिमेट्रिक जो पोटेंशियल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा कि गोलीय सममित विभव के लिए श्रोडिंगर समीकरण। गोलीय सममित विभव क्या होते हैं, पहले तो हम यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर श्रोडिंगर समीकरण को लिखेंगे और वेव फंक्शंस को ज्ञात करेंगे। तो हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो हमने अभी तक श्रोडिंगर समीकरण लिखी थी वो किसमें थी, अपनी एक्स वाई जेड के अंदर थी। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने स्टडी किया था, जो हमारा डेल टू ऑपरेटर था, डेल टू साई के अंदर डेल टू ऑपरेटर का मान क्या होता है, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड टू। ठीक है, ये हमने अभी तक जो श्रोडिंगर समीकरण पढ़ी थी वो इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के अंदर थी, यानी जो हमारा डेल टू ऑपरेटर है वो किसमें था, इन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में था। इस चैप्टर के अंदर हम लोग डेल टू ऑपरेटर को आर थीटा फाई यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, जहां पर थीटा और फाई एंगल होते हैं और आर जो होती है वो डिस्टेंस यानी रेडियस है ये। तो यहां से अपने पास में ये तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, आर थीटा और फाई होंगे। तो एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई के अंदर रिलेशन लिखेंगे और श्रोडिंगर समीकरण को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि गोलीय सममित विभव क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल। सिमेट्रिक पोटेंशियल गोलीय सममित विभव। ठीक है, तो हम लिखेंगे गोलीय सममित विभव सममित विभव ऐसा विभव होता है जो केवल आर के मान पर निर्भर करता है या आर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो गोलीय सममित विभव होगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, ओनली आर का फंक्शन होगा, थीटा और फाई पर डिपेंड नहीं करेगा, थीटा तथा फाई पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात केवल आर का फलन होता है
ठीक है। तो ऐसा जो पोटेंशियल होगा जो केवल आर पर डिपेंड करता है उसे क्या कहते हैं? स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल, गोलीय सममित विभव कहते हैं। और ये ओनली क्या होता है? आर का फंक्शन होता है। ठीक है। V इक्वल टू क्या होगा? वी आर होगा। इसे या इस प्रकार के विभव को केंद्रीय विभव भी कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे गोलीय सममित विभव के? गोलीय सममित विभव के एग्जाम्पल्स होते हैं, यहाँ पर हमारा जो वी आर है वो क्या होगा? ओनली आर का फंक्शन होगा, ओनली आर पर डिपेंड करेगा। और इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं गोलीय सममित विभव के, वो एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु होते हैं। ठीक है। परमाणु जैसे एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम का एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे सिंपलेस्ट हमारा जो एटम है हाइड्रोजन एटम। ठीक है। हीलियम जिसका जो हमारे पास में हीलियम एटम होता है उसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए यानी He+ जो होगा, He+ आयन भी क्या होगा? एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु। इसी प्रकार लिथियम Li2+ आयन, ये सारे क्या हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन एकल ये जो हमारे एटम्स होंगे वो क्या होते हैं? स्फेरिकली सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है। जो हमारा स्फेरिकल होता है, जैसे हम बात करें स्फेयर की, ठीक है, तो स्फेरिकल सिमेट्रिक जो पोटेंशियल होंगे वो थीटा और फाई पर डिपेंड नहीं करके सिर्फ किस पे? आर पे ही डिपेंड करेंगे। ठीक है। तो यहां तक लिख लें इसे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो हमारे जो अब तक की जो हमने स्टडी की इसमें हम क्या करते थे कि हमारे पास में अलग अलग टाइप के पोटेंशियल होते थे और उन पोटेंशियल के लिए हम क्या करते थे? श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं और फिर वेव फंक्शंस को ज्ञात करते हैं, श्रोडिंगर समीकरण के सॉल्यूशंस लिखते हैं और उनसे हमें आइगन फलन और एनर्जी आइगन वैल्यूज मिलती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल है वो कैसा है? एक सिमेट्रिकल पोटेंशियल है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है। तो इसके लिए हम श्रोडिंगर समीकरण को लिखेंगे। तो गोलीय सममित विभव के लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी? तो हम लिख सकते हैं गोलीय सममित विभव क्षेत्र में गति कर रहे m द्रव्यमान के कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण निम्न होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? -2m del 2 psi
यहाँ पर हमने d2 साई अपॉन dx2 यूज किया था जब हम वन डायमेंशन के अंदर पार्टिकल की मोशन को देख रहे थे, तो वहां पर हमने ओनली x लिया था। यहाँ पर जो हमारा डेल टू ऑपरेटर है वो किसकी फॉर्म में होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में होगा, r थीटा फाई की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हम डेल टू साई लिख रहे हैं, फिर इस डेल टू ऑपरेटर को चेंज करेंगे r थीटा फाई के अंदर। तो डेल टू साई प्लस का वी आर इक्वल टू ई साई, इसको हम लिख सकते हैं डेल टू साई प्लस ई माइनस प्लस का 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी आर साई इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई गोलीय सममित विभव के लिए। ठीक है, तो यहां से जो हमारा वी आर है वो क्या है, एक स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल है और ये आर की फॉर्म में है, तो हमें डेल टू ऑपरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा आर थीटा फाई की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां तक इसे लिख ले। फिर हम एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण को लिखते हैं और डेल टू ऑपरेटर को चेंज करते हैं आर थीटा फाई की फॉर्म में। ठीक है, यहां तक हो गया। तो इस डेल टू ऑपरेटर को लिखे हम आर थीटा फाई की फॉर्म में। तो यहां से हम लिख रहे हैं एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण। ठीक है, तो यहां से हमारा जो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु होंगे वो हमने अभी देखे कि हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस आयन और लिथियम 2 प्लस आयन आदि सारे क्या होते हैं, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु क्या होंगे, ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉन तथा नाभिक के चारों ओर केवल एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन एटम को ले रहे हैं। हमारा जो सिंपलेस्ट एटम होता है हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे, या फिर हम लेते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन परमाणु को लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा।
तो हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो सिस्टम है उसके लिए हम क्या निकालेंगे, रिड्यूस्ड मास m निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, या तो यहाँ पे लिख लेना कि जैसे हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक में एक प्रोटॉन होता है तथा चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है अतः इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाय के लिए समानीत द्रव्यमान निम्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमने हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है इसके जो सिस्टम बन रहा है वो क्या है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो सिस्टम है इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, समानीत द्रव्यमान रिड्यूस्ड मास निकाल सकते हैं। रिड्यूस्ड मास क्या होता है, किसी भी जो हमारे पास में 2 एटम्स या 2 पार्टिकल सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है उसे सिंगल पार्टिकल में हम चेंज कर सकते हैं उनका रिड्यूस्ड मास निकाल करके। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपने पास में जो दोनों मास होते हैं, यहाँ पर अपने पास क्या है, Me और Mp, तो इसका फॉर्मूला होगा Me अपॉन Me प्लस Mp। ठीक है, जहां पर Me इलेक्ट्रॉन का मास है, Mp प्रोटॉन का मास है और ये इनका रिड्यूस्ड मास आएगा। तो जो अपना Mp होता है वो कितना होता है, 1836 टाइम्स Me होता है। तो रिड्यूस्ड मास हमेशा हल्का जो हमारा पार्टिकल होगा उसके मास के इक्वल आता है। तो यहाँ पर m जो होगा वो अप्रोक्सीमेट क्या बन जाएगा, Me के इक्वल। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हैं हम लोग, Mp को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से Mp कैंसिल हो जाएगा अपना, और जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम इस प्रकार सोल्व करते हैं। एक बार इसको लिख लें आप लोग, ठीक है, यहां तक हो गया। तो जो रिड्यूस्ड मास है इसको हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि m इक्वल टू हमारा जो Mp है वो ज्यादा है, Mp को हमने कॉमन लिया, यहाँ पर तो Me Mp है ही, नीचे हमने Mp को कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस Me अपॉन Mp। ठीक है, और ये जो Mp का मान है वो बहुत ज्यादा है Me से, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और Mp से Mp कैंसिल, तो M जो होता है वो अप्रोक्सीमेट Me के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो रिड्यूस्ड मास के अंदर हमेशा यही होता है कि जो हमारा हल्का पार्टिकल होता है उसी के इक्वल रिड्यूस्ड मास आता है। ठीक है, तो अब इस सिस्टम के लिए हम लोग
क्या लेके चलेंगे, मास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का मास लेके चलेंगे, यानी अप्रोक्सीमेट ये इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल रहेगा। अब एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु का जो विभव होगा वो क्या होगा, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु की डेफिनेशन में आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु वह परमाणु होता है जिसके नाभिक के विभव क्षेत्र में केवल एक इलेक्ट्रॉन गति करता है। इस प्रकार लिख लेना चाहे कि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु वह परमाणु होता है जिसके नाभिक के विभव क्षेत्र में केवल एक इलेक्ट्रॉन गति करता है। ठीक है, अब हम इसके लिए जो हमारा एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु है इसके लिए हम विभव लिखते हैं। तो विभव का मान क्या होगा, गोलीय सममित विभव का मान कितना होता है, गोलीय सममित विभव VR इक्वल टू क्या रहेगा, VR इक्वल टू VR होता है और इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का kz E²/r। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, kq²/r होगी। तो यहां से z क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो अगर हम बात करें एकल इलेक्ट्रॉन की तो कितना हो जाएगा, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए इसका मान कितना आ गया, VR इक्वल टू माइनस का ke²/r। एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन परमाणु, जिसके लिए z इक्वल टू 1। ठीक है, तो z इक्वल टू 1 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 होगा हाइड्रोजन का। तो यहां से अपने पास कितना आ गया, VR इक्वल टू माइनस का ke²/r आ गया। ठीक है, तो जो श्रोडिंगर समीकरण होगी हमारी उसमें हम VR की जगह माइनस का ke²/r रखेंगे। तो ये अपने पास में V की वैल्यू आ गई। अब जो हमारा del2 ऑपरेटर था उसे हम क्या लिखते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको लिख लें। ठीक है, यहां तक हो गया। अब del2 ऑपरेटर को लिखें। तो जो अपना गोलीय निर्देशांक होते हैं, गोलीय निर्देशांकों में del2 संकारक। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारी क्या है, जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी जेड एक्सिस हो गई, ये अपनी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहां पर हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, जैसे मान लो कोई स्फेयर होता है अपना, तो जेड क्या है, इसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस होगी और इसके अंदर जो एक्सिस होंगी वो क्या होंगी, एक्स और वाई हमारी एक्सिस हैं। ठीक है, ये इस प्रकार होंगी।
और ये जो अपनी परपेंडिकुलर एक्सिस होगी स्फेयर के, वो क्या है, जेड है, और ये रेडियस हो गई आर, जो कि थीटा एंगल बनाती है यहां पर। ठीक है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो एक स्फेयर की सरफेस पर लाइन है। ठीक है, तो यहां से हम इसके लिए जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो किस प्रकार आएंगी, ये आप लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा इसको निकालना। ठीक है, तो यहां से अपन इस प्रकार ये वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो डिस्टेंस आती है, ये वाली डिस्टेंस आती है आर साइन थीटा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारा आर वेक्टर है, और ये आर वेक्टर जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, और जो एक्स और वाई एक्सिस है हमारी प्लेन के अंदर, यहां पर हमारा एंगल है फाई एंगल एक्स एक्सिस के साथ में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, दो एंगल होते हैं और एक डिस्टेंस होती है जो कि आर होगी, और थीटा फाई दो एंगल होते हैं, और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, ये हमारी डिस्टेंस क्या होगी, y होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी, x होगी। ठीक है, ये फाई एंगल है, तो यहां से जो z इक्वल टू आएगा वो अपने पास क्या आएगा, ये एंगल थीटा है जेड एक्सिस के साथ में, तो z इक्वल टू तो आ जाएगा आर कोस थीटा। ठीक है, अब जो हमारी ये वाली डिस्टेंस है जेड वाली, वो तो क्या होगी, आर कोस थीटा होगी, और जो यहां से हमारे पास में डिस्टेंस आएगी वो कौन सी आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी आर साइन थीटा आएगी। ठीक है, क्योंकि जो आर है वो क्या है, स्फेयर की रेडियस है, ये सिर्फ जेड एक्सिस के साथ जो कि स्फेयर के परपेंडिकुलर होगी, वो क्या है, इसके साथ में थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हमारा आर साइन थीटा होगा, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ये इस प्रकार है दोनों डिस्टेंस, तो दोनों अगर ये आर साइन थीटा है तो ये भी क्या होगी, आर साइन थीटा ही होगी। तो यहां से हमारे पास में ये आर साइन थीटा का वेक्टर आ गया, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एक्स इक्वल टू आ जाएगा आर साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, यही तो वैल्यू है अपने पास में, एक्स वैल्यू, और ये वाला जो बचता है बाकी का वो क्या हो जाएगा, साइन फाई, तो y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, ये अपने पास एक्स वाई जेड का मान आ गया। तो यहां पर लिख सकते हैं कार्तीय निर्देशांकों तथा गोलीय निर्देशांकों में संबंध। ठीक है, ये होता है अपने पास रिलेशन इनका। अब एक्स वाई जेड का मान आ गया, डेल टू ऑपरेटर क्या होता है, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस का डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस का डेल टू अपॉन डेल जेड टू। तो इसको आर थीटा फाई की फॉर्म में हम
ये वैल्यूज निकाल लेते हैं और फिर r थीटा फाई की फॉर्म में इसको रखते हैं। एक बार इसको बना लें। ठीक है, तो r थीटा फाई की फॉर्म में del टू ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ये होता है 1/r² डेल बाय डेल r² डेल बाय डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा वन अपॉन r² डेल बाय डेल r² डेल बाय डेल r प्लस का 1/r² साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा del टू अपॉन del फाई टू। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, r थीटा फाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर del टू ऑपरेटर का मान होता है। तो इस del टू ऑपरेटर का मान हम श्रोडिंगर समीकरण में रख सकते हैं। तो श्रोडिंगर समीकरण में del टू संकारक का मान रखने पर ये अपने पास क्या आ जाएगा, 1/r² डेल बाय डेल r² डेल बाय डेल r प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा del टू अपॉन del फाई टू। और ये पूरा का पूरा एक संकारक है जो कि किस पे ऑपरेट हो रहा है, साई के ऊपर। तो ये आ जाएगा साई r थीटा फाई प्लस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी आर साई r थीटा फाई इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है, श्रोडिंगर समीकरण है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो विभव है वो हमारा गोलीय सममित विभव है और जो ये del टू ऑपरेटर हमने लिखा है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो आपका यूनिट 3 का जो ये वाला चैप्टर है, इसमें हम जो हमने स्फेरिकल फॉर्म में del टू ऑपरेटर को लिखा है, अब हम साई के वैल्यूज निकालेंगे यानी वेव फंक्शन को निकालेंगे। तो वो भी हमारा क्या आएगा, एक तो रेडियल पार्ट आएगा, r डिपेंडेंट पार्ट आएगा और एक हमारे पास में स्फेरिकल हार्मोनिक्स आएंगे थीटा फाई पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साई के जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो भागों में बट जाते हैं। एक तो त्रिज्यीय भाग होता है जो कि r पर डिपेंडेंट और एक जो गोलीय भाग होगा स्फेरिकल हार्मोनिक्स होंगे जो कि थीटा और फाई पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम साई r थीटा फाई को चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं या फिर इन सबके साथ में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपने पास में थीटा के साथ में आ जाएगा डेल साई अपॉन डेल थीटा, यहाँ पर डेल साई अपॉन डेल आर। तो ये हमारी श्रोडिंगर समीकरण है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो ये श्रोडिंगर समीकरण है इसके सॉल्यूशन निकालेंगे इस इक्वेशन के
सॉल्यूशंस ज्ञात करेंगे। वहां पर हमें पहले हम वेरिएबल सेपरेशन को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, r, थीटा और फाई। तो इनको सेपरेट करके हम अलग अलग इक्वेशंस लिखेंगे और फिर इस श्रोडिंगर समीकरण के सॉल्यूशन को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लें आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे करते हैं।